Hello everyone, I am Nisha. Welcome back to my channel NCERT ज्ञान। आज के क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व और ये हमारा सिविक्स का चैप्टर 4 है। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका। तो आज हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के जो भी मुख्य तत्व होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे, जैसा हम लोग हर चैप्टर में करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पूरा चैप्टर किस चीज के लिए है, यानी कि किस पे आधारित है ये चैप्टर, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे एक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें मेन बातें क्या होती है, उसे लोकतंत्र कब बोलेंगे, वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक सरकार है, इसे आखिर किस प्रकार की सरकार को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, और इसके बारे में चैप्टर 3 में भी मैंने आप लोगों को लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ाया है। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं चैप्टर 3 का, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो आप लोगों को और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, क्योंकि इसके अंदर तो हम लोग उसके मेन तत्व को पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक सरकार को आप लोग को समझना है बहुत अच्छे से, तो आप लोग चैप्टर 3 का वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, और क्या तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 3 है, उसी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग मेन क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, और क्योंकि पूरा चैप्टर ही है इसी पे, तो ऐसे भी आप लोग समझ में आ जाएगा। तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसके जो काम होते हैं, उसको आखिर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन सी ऐसे बातें हैं जो उसको इम्पैक्ट करती है। जो हमारे सरकार लोकतांत्रिक है, तो आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसे इम्पैक्ट करेगी, उस पर प्रभाव डालेंगी, और इसमें जो प्रभाव डालने वाले जो कारण हैं उसमें लोगों की क्या भागीदारी होती है, प्लस जो लोग की समस्या है उनका समाधान ये सरकार किस तरह से करती है, प्लस हमारे जो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार, उसमें समानता और न्याय का भी मेन विचार रहता है। तो आखिर ये विचार इसमें किस प्रकार से शामिल है, इसका क्या वैल्यू है, वो हम लोग देखेंगे। और क्योंकि ये सारे जो चीज हैं, लोग जो हैं या जो भी हमारे देश में लोग होते हैं, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें लोगों की ही मुख्य भूमिका होती है, और यही जो है वो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे सफल बनाते हैं। तो इस चीज के बारे में भी हम लोग इसमें देखेंगे। और इसमें हम लोग एक स्टोरी भी पढ़ेंगे जो है माया की स्टोरी, और ये कहाँ की रहने वाली है, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली एक माया नाम की लड़की है, उसके स्टोरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार अगर रहती है तो उसमें क्या अंतर होता है, और अगर जहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती है तो वहां पे क्या होता है। तो हम लोग दोनों में डिफरेंस भी कर पाएंगे कि लोकतांत्रिक सरकार आखिर कैसे हम लोगों के लिए अच्छा है, और अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो ये सब हम लोगों को इस चैप्टर में जानने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे, मैं जो जो आप लोगों को बताऊंगी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसे हम लोग अगर जानते हैं तो हम अपने देश की जो भी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसे भी हम समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग किसकी कहानी से, माया की कहानी से। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं माया की कहानी आखिर है क्या, आखिर इसमें क्यों माया की कहानी को बताया गया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोगों को देखने के मिलेगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि माया कहाँ की रहने वाली थी, दक्षिण अफ्रीका की। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिण अफ्रीका को देख लेते हैं मैप में कि आखिर है यहाँ कहाँ। वरना आप लोग को लगेगा कि आखिर दक्षिण अफ्रीका के बारे में तो है ये कहाँ, जो हम लोग क्या सोचे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है जो आप लोगों के सामने है। तो इसमें हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है। तो हमारे भारत, प्यारा भारत से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हमारा ये है
दक्षिण अफ्रीका। तो ये पोर्शन जो है, ये पूरा जो पोर्शन होता है उसे अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पूरा पोर्शन आप लोग को ये साफ दिख रहा है, ये सारा अफ्रीका है। लेकिन ये जो नीचे का पार्ट होता है उसको दक्षिण अफ्रीका बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली जो माया है उसकी स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, ये वाला जो एरिया है, इसमें क्या होता था, बहुत तरह के लोग क्या है यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। हर तरह का कहने का मतलब है कि हर कलर के लोग रहते हैं, यानी कि जिनका स्किन कलर की यहाँ बात की जा रही है कि यहाँ गोरे लोग भी रहते हैं, काले लोग भी रहते हैं, सांवले लोग भी रहते हैं। जैसा भारतीय लोग का कलर है उसे सांवला कलर के रूप में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ वहां पे बहुत सारे गोरे, कभी आप लोग देखे होंगे अपने, कभी भी आप लोग के आसपास भी कभी यहाँ पे जब फॉरेनर लोग वगैरह अमेरिका से लोग आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, आप लोग देखेंगे वो लोग बहुत ही गोरे होते हैं। तो उसी तरह के गोरे लोग, तो हम लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग हमारे देश के नहीं है, कहीं और के हैं। तो इसी तरह के लोग क्या करते थे, अफ्रीका में बहुत तरह के अलग अलग कलर के लोग रहते हैं, स्किन कलर के लोग। तो उसी में यहाँ बोला गया है कि दक्षिण अफ्रीका क्या है, एक ऐसा देश है जिसमें कई प्रजातियां रहती है, यानी कि कई तरह के लोग जो है वो वहां पे निवास करते हैं या वहां पे रहते हैं। जिसमें से कुछ लोग क्या है, गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, और कुछ लोगों का जो रंग है वो सांवला है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे बोली गई है। जैसा कि सांवला रंग किसे डिनोट कर रहा है, भारतीयों का। तो यानी कि वहां पे हर तरह के लोग रहते हैं। तो इसी पे क्या है, एक जगह है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग। जैसे कि भारत में क्या है, भारत में अलग अलग तरह का जगह का नाम है। उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो उसी तरह क्या है, दक्षिण अफ्रीका भी एक देश है, तो उसके अंदर भी एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। तो वहीं पे क्या होता था, 11 साल की एक लड़की है जिसका नाम क्या है, माया, और इसका पूरा नाम क्या दिया हुआ है, माया नायडू। तो वो क्या करती है, सबसे पहले एक दिन घर में, जैसे हम लोग भी घर में क्या होता है, दीपावली होती है, तो हम लोग भी सारा साफ सफाई में अपने मम्मी पापा का हेल्प करते हैं। और उसमें जो जो सामान छोटा छोटा मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। ये तो हम लोग नहीं देखे, सफाई के दौरान अगर वो निकलता है तो हम लोग क्या बहुत इंटरेस्ट से उसको क्या देखना चाहते हैं। तो मम्मी लोग चिल्लाते रहती है, जल्दी करो काम, और हम लोग क्या करते हैं, उसे देखने में पूरा बिजी रहते हैं कि क्या आखिर इसमें है। तो उसी तरह माया के साथ भी हुआ। क्या हुआ, उसे घर की सफाई करने में वो अपनी माँ की मदद कर रही थी। तो उसे बहुत पुराना एक बॉक्स मिलता है, और उसमें क्या देखती है, वो उसका सफाई करते रहती है। तो उसका सफाई करती है, तो सफाई करते हुए उसे क्या, उसमें एक रजिस्टर दिखता है कि उसके अंदर क्या है, एक रजिस्टर है जिसे यहाँ पे स्क्रैप बुक बोला गया है। यानी कि स्क्रैप बुक ऐसा बुक होता है जिसमें अलग अलग तरह के हम लोग पिक्चर्स कट करके या किसी के बारे में हम लोग उस पे रखते हैं जमा करके। उस तरह का स्क्रैप बुक, यानी जो भी हम लोग का न्यूज वगैरह से रिलेटेड हो गया, कोई भी हमारी यादें हैं, उसे कट कर कर, अगर मान लीजिए कुछ हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे कट कर कर अगर कहीं पे आया पेपर में, तो उस टाइप का चीज को हम लोग जमा कर कर रखते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पे उसे एक रजिस्टर मिलता है। तो वो देखती है कि उस रजिस्टर में बहुत सारा न्यूज़पेपर का कटिंग रखा हुआ है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग की तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं। तो वो देखती है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्यों है और इसमें क्या क्या है। तो उसमें उसी कटिंग में उसे एक जो कटिंग होता है न्यूज़पेपर का, उसमें उसे एक 15 साल का जितने भी बहुत सारे लड़के रहते हैं उनकी इमेज देखने के लिए मिलती है कि स्कूल में है वो बहुत सारे लड़के क्या है, 15 साल के आसपास के लड़के हैं। तो वो माया जब वो तस्वीर देखती है तो वो पूछती है अपनी माँ से कि ये कौन है। तो उसमें से एक लड़के के बारे में पूछती है कि ये कौन है माँ। तो उसकी माँ क्या बोलती है, कि उसकी माँ बताती है कि उसका नाम क्या है, हेक्टर पीटरसन है। तो उस लड़के का नाम कौन बताती है, माया की माँ। तो माया की माँ जो है वो बोलती है कि इस लड़के का नाम हेक्टर पीटरसन है। तो उसको पुलिस जो थी उसने गोली मार दी थी। तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज रहता है वो पहले का न्यूज रहता है, तो वही जमा था। तो वो पूछी कि माँ ये क्या है, ये कौन है। तो माँ बोलती है बेटा ये हेक्टर पीटरसन है, जिसे पुलिस ने क्या करी थी, गोली मार दी थी। तो इस बात को सुनकर माया को बहुत ही जोर का झटका लगता है, यानी कि वो शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जैसे पुलिस गोली मार दी इस छोटे से बच्चे को। 15 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, छोटा ही होगा। तो वो पूछती क्यों माँ। तो उसकी माँ क्या जवाब देती है, माँ बोलती है
कि बेटा दक्षिण अफ्रीका जो था वो पहले क्या था, वहां पे रंग भेद कानून था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पहले क्या चलता था, रंग भेद कानून चलता था। जैसे कि हमारे देश में भी क्या है, समानता का कानून है। तो उसी तरह उस समय की बात बताती है माया की माँ कि जब हम लोग उस समय जो लड़के को गोली मारी गई थी, तो उस समय वहां का जो कानून था वो रंग भेद पर आधारित था। यानी रंग भेद कहने का मतलब है कि रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था। यानी कि रंग मतलब स्किन कलर, स्किन कलर को देखकर भेदभाव। अगर आप गोरे हैं तो आपको अलग जगह पे बैठाया जाएगा, अगर आप काले हैं तो आपको अलग जगह पे बैठाया जाएगा। तो इस तरह की जो भेदभाव की नीति थी उसे हम लोग कहते हैं रंग भेद की नीति। तो इस तरह का वहां कानून था, तो उसके आधार पर ही वहां पे भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका जो था उसमें अलग अलग प्रजातियां होती थी, वो अलग अलग समूहों में बटी होती थी। यानी कि वहां का जो अलग अलग प्रजाति थी वो क्या होती थी, अलग अलग ग्रुप्स में रहती थी, जिसमें से भारतीय भी थे, कुछ लोग श्वेत थे यानी गोरे थे, कुछ लोग अश्वेत यानी कि काले थे, कुछ भारतीय थे और कुछ अन्य भी प्रजाति थी जो लोग, लेकिन सबका क्या था, ग्रुप अलग अलग था। जैसे हम लोग मान लीजिए स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारी बेस्ट फ्रेंड रहती है उसका अलग ग्रुप रहता है, जो लोग क्लासमेट रहते हैं उसका अलग ग्रुप रहता है, जो लोग हमारे मोहल्ले के दोस्त रहते हैं उसका अलग ग्रुप रहता है। तो इस तरह का ग्रुप वहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप बनाते हैं लेकिन हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारा जो लोकेशन अलग होता है जिसके कारण हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता था, ग्रुप के आधार पर भेदभाव किया जाता था। और इसमें ऐसा था कि अगर श्वेत लोग हैं यानी गोरे लोग हैं तो उनका क्या है, काले लोग उनके साथ नहीं रह सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, उनकी चीजों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की क्या थी, उसमें भेदभाव की नीति थी। तो क्या होता था उस समय कि जितनी भी आम सुविधाएं थी, मान लीजिए कोई शॉप है, उस पे गोरे लोग अपना शॉपिंग करते हैं, अगर उस पे गोरे लोग शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या है, काले लोग हो गए या भारतीय हो गए या अन्य जो भी ग्रुप है उनको जाने की इजाजत नहीं थी। तो माया जब ये सब सुनती है, क्योंकि वो अभी का लाइफ जी रही थी, और अभी का लाइफ क्या था, लोकतांत्रिक हो चुका था, और वो पहले की स्टोरी सुनती है तो उसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता है। वो सोचती है ऐसा भी होता था क्या उस समय, रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में जब उसकी माँ बताती है माया को, तो उसकी माँ की आंखों में बहुत गुस्सा रहता है, क्योंकि वो सारी चीजों को झेल चुकी थी, और इसकी वजह से उसकी माँ के अंदर गुस्सा आ जाता है, उस चीज को याद करती भी है। तो ये इतनी क्रिटिकल कंडीशन उस टाइम होती थी, जो कि माया की माँ बताते हुए भी उसे गुस्सा आते रहता है। तो वो बताती है फिर कि उस समय क्या होता था कि जो गोरे लोग थे उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, और काले लोगों को क्या, कम इंपॉर्टेंस दिया जाता था। जो गोरे लोग होते थे उनके लिए जो अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल होते थे उसमें हर तरह की सुविधाएं होती थी, एक अच्छा बेड होता था, एक अच्छी नर्स होती थी, एक अच्छा डॉक्टर होता था, उनके लिए इंजेक्शन अच्छे अच्छे होते थे, उनके लिए दवाइयां अच्छी होती थी। और जो काले लोग होते थे उनके लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं होता था, उनके लिए कुछ सुविधाएं ही नहीं होती थी। और यहाँ तक कि जो गोरे लोग थे उनके लिए जो हॉस्पिटल जाने की गाड़ी होती थी यानी कि एम्बुलेंस जो होती थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती थी। यानी कि उसमें हर तरह की सुविधाएं होती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर होता था, मतलब अगर आदमी को बचाना है तो उसमें बचाने के लिए जितनी भी सुविधाएं होती है एम्बुलेंस में, वो सारी फैसिलिटी उसमें होती थी। लेकिन वहीं काले लोग के साथ ऐसा नहीं होता था, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। उनके लिए तो जो गाड़ियां थी उसमें क्या थी, कोई भी फैसिलिटी, गाड़ी थी तो उसमें सुविधाएं नहीं, सुविधाएं है तो गाड़ी नहीं, इस तरह की होती थी। प्लस क्या होता था कि बस हो गया, रेल हो गया, यानी कि जितनी भी ट्रेन हो गए, जितनी भी बसें हो गए, वो सारे उसमें डब्बे अलग थे, हर चीज अलग था। यानी कि श्वेत लोग के लिए अच्छी फैसिलिटी थी और अश्वेत लोगों के लिए फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। प्लस एक और चीज था जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी बात है, वोट का। वोट का जो सिस्टम था वो भी काले लोगों को नहीं मिला था, यानी कि वो भी गोरे लोगों को ही था, कि वोट जो देंगे वो सिर्फ गोरे लोग ही देंगे। और गोरे लोग क्या करते थे, अपने गोरे लोगों को ही चुनते थे, और जिसके कारण उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिलती होगी। और काले लोग का एक भी पर्सन उसमें नहीं रहता था, जिसके कारण काले लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। तो वहां की क्या थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो क्या करती थी, वो लोगों पे डिफरेंस करती थी।
वो जो गोरे लोग थे उन्हें ऐसा भी होता था कि उन्हें एक अच्छी जमीन जो बहुत उपजाऊ होती थी, बहुत अच्छा जगह होता था, वो जमीन क्या किया जाता था, गोरे लोगों के लिए रखा जाता था। और जो काले लोग थे उन्हें जो सबसे खराब जमीन होती थी, जिसमें ना तो हम कुछ उपजा सकते हैं, ना कि खेती कर सकते हैं, ना उसमें हम हमारा कुछ भी चावल उगा सकते, इस तरह की जमीन क्या कर दी जाती थी, काले लोगों को दे दी जाती, यानी कि जितनी भी बेकार चीजें हैं वो काले लोगों के हिस्से में आ जाती थी, और जो गोरे लोग थे वो जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो गोरे लोग अपने पास रख लेते थे। भारतीयों को भी श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, यानी कि जो इंडियन थे, यहाँ के जो लोग वहां रह रहे थे, उन्हें भी क्या करा जाता था, उन्हें भी श्वेतों के बराबर नहीं माना जाता था, उन्हें भी क्या किया जाता था, अलग ही ग्रुप में रखा जाता था, और उनके साथ भी ऐसा भेदभाव होता था। तो ये उसकी माँ बताती है, माया की माँ। और फिर बोलती है कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो हम लोगों ने मैप देखा, तो मान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका का मैप हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए ये दक्षिण अफ्रीका जो था उसका क्या है, बोला जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम हिस्सा, यानी कि इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो ये जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा होता है, यानी कि इधर से हम अगर इसको डिवाइड कर दे तो इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा इधर हुआ। तो इस हिस्से में क्या था, एक शहर था। उसकी माँ बताती है कि दक्षिण पश्चिम का हिस्सा जो था उसमें एक शहर हुआ करता था, जिसमें क्या क्या होता था, सिर्फ श्वेत लोग, अश्वेत लोग रहते थे। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका था उसका दक्षिण पश्चिम हिस्सा जो था उसमें सिर्फ कौन लोगों को रहने का था, अश्वेत लोगों को रहने था। और उसी में से एक था हेक्टर पीटरसन, जिसे यहाँ बताया था, जिसके बारे में माया पूछती है। तो हेक्टर पीटरसन के बारे में ही क्या होता है, माया पूछती है कि आखिर वो कौन था। तो वो इसी शहर का रहने वाला था, हेक्टर पीटरसन। और उस शहर का क्या नाम था, तो उस शहर का नाम क्या लिखा गया है, उस शहर का नाम था सोवेटो। यानी कि उस शहर का नाम था सोवेटो, जो कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम हिस्सा में था। तो इस सोवेटो का ही रहने वाला था हेक्टर पीटरसन। तो हेक्टर पीटरसन जो था वहीं का रहने वाला था, यानी कि वो इलाका जो था सिर्फ अश्वेत लोगों के लिए था, यानी कि काले लोगों के लिए था। और वहां के लोग जो श्वेत लोग थे, यानी कि जो गोरे लोग थे, उनकी भाषा क्या थी, अफ्रीकांस थी, यानी कि अफ्रीकांस भाषा बोलते थे श्वेत लोग। और वहीं पे जो अश्वेत लोग थे वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो वो लोग जूलू भाषा बोलते थे, वो लोग का अपना भाषा था जूलू। आप लोगों को आगे इसमें मिलेगा कि जो काले लोग थे उनकी भाषा थी जूलू, और जो गोरे लोग थे उनकी भाषा थी अफ्रीकांस। तो इसी दो भाषाओं को लेकर इसमें क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है कि ये भाषाएं क्या है, दोनों अलग अलग भाषाएं थी। और वहां पे किसका बोलबाला था दक्षिण अफ्रीका में, तो श्वेत लोगों का बोलबाला था, यानी कि गोरे लोगों का। तो यही दो भाषाओं को लेकर इसमें लड़ाइयाँ हुई थी, जिसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि हेक्टर जो था, हेक्टर पीटरसन, हेक्टर जो था वो स्कूल में और भी स्टूडेंट लोग थे, उनके साथ क्या किया, अपनी भाषा को सीखने के लिए वो चाहता था कि हम अपनी भाषा सीखें, जो उनकी भाषा जुलू थी। लेकिन जो अश्वेत लोग यानी जो गोरे लोग थे वो क्या जबरदस्ती क्या बोलते थे कि नहीं, तुम लोग अफ्रीकांस भाषा को ही सीखो, हमारी भाषा को सीखना होगा, उसके लिए उन पे दबाव डालते थे। लेकिन जो काले लोग थे, यानी कि जो हेक्टर पीटरसन जैसे लोग थे, वो लोग क्या बोल रहे थे कि हम अपनी भाषा सीखेंगे, जो थी जुलू। इसी के लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग अफ्रीकांस भाषा को नहीं सीखेंगे, हम लोग को अपनी भाषा सीखना है। तो इसी के विरोध के बीच में क्या हुआ था कि पुलिस ने क्या किया, लोगों पर बेरहमी से गोलियां चला दी। आप लोग अभी भी देखे होंगे कि हमारे देश में जब प्रदर्शन होते हैं तो कुछ समय ऐसा होता है जिसमें क्या करती है, बोल देती है सरकार की लाठीचार्ज कर दो, अब कोई उपाय ही नहीं है। तो क्या होता है, लाठीचार्ज जब किया जाता है तो हर लोगों के, बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, बहुत से लोग की जान चली जाती है। तो इसी तरह क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका में पुलिस ने क्या किया, जो भी विरोध करने वाले थे, यानी कि हेक्टर पीटरसन के साथ और भी जितने लोग थे, सब विरोध कर रहे थे अपनी भाषा के लिए, जुलू जो भाषा थी उनकी। तो इसमें पुलिस ने क्या किया, उन्हें बेरहमी से पीटा, उन पर गोलियां चलाई, और इसी में से एक गोली क्या होती है, हेक्टर पीटरसन को लग जाती है, और वो पीटरसन मारा जाता है। और यह जो है 16 जून 1976 की घटना है। यानी कि यह जो घटना सारी हुई, जो मैंने बताया कि जो दोनों भाषाओं में
विरोध हुआ और हेक्टर पीटरसन के साथ और भी स्टूडेंट लोग थे जिन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हमें अपनी भाषा सीखनी है, हमें दूसरों की भाषा थोपने के वजह से, क्योंकि अफ्रीकांस भाषा को उन पे थोपा जा रहा था, उनका मन था कि वो अपनी भाषा को सीखे, अपनी भाषा में पढ़ाई करें। लेकिन क्या हुआ, इसी सारी जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, 16 जून 1976। यानी ये सारी बातें जो माया की माँ कहानी बता रही है वो कब की घटना है, 16 जून 1976 की घटना है। अब क्या हुआ, इसी बीच इस सारे विरोध होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये विरोध हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तुरंत से। ऐसे ही विरोध और भी हुए, बहुत लंबे समय तक बहुत सारे विरोध हुए। उनमें से ही एक था कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। आप लोगों ने नेल्सन मंडेला की आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्योंकि आए दिन न्यूज में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, इनकी जन्म तिथि मनाई जाती है, तो इनका ये बहुत फेमस है। ऐसे भी आप लोग बहुत बार इनके नाम सुने होंगे, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें भी बोली हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या हुआ कि रंग भेद जो ये वो नीति चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में, जो रंग के आधार पर लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता था, अलग समझा जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और ये लड़ाइयां इन्होंने लंबे समय तक लड़ी। और तब जाकर लास्ट में जब 1994 की बात है, इनको सफलता मिली। इसलिए कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, इन्होंने इसके खिलाफ शुरुआत की लड़ाई की, तो इन्होंने लंबे समय तक लड़ाई की और अंत में इनको सफलता मिली। और कब मिली, 1994 में। सोचिए, ये घटना स्टार्ट 1976 की है और इनको सफलता कब मिली, 1994 में। सोचिए इसके बीच में कितनी लड़ाइयां हुई होगी और तब जाकर इनको सफलता मिलती है और दक्षिण अफ्रीका को क्या, एक लोकतांत्रिक देश बना दिया जाता है। तो आप लोग अगर वन लाइनर क्वेश्चन में अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक देश कब बनाया गया, तो क्या आंसर होगा, 1994। तो इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और उसके बाद जब हमारा जो दक्षिण अफ्रीका देश था वो जब लोकतांत्रिक देश बन गया, तो वहां पे क्या हुआ कि सभी जितने भी ग्रुप थे सभी को बराबर माने जाने लगा, सभी को एक समान से अधिकार दिए जाने लगे, जो भी फैसिलिटी थी वो सबके लिए होती थी। तो जैसा कि हमारे इंडिया में है, इंडिया क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर एम्बुलेंस है तो गरीब के लिए भी वही एम्बुलेंस है, अमीर के लिए भी वही एम्बुलेंस है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग से एम्बुलेंस के लिए कॉल किया जाता है, गरीब के लिए अलग से कॉल करने के लिए फैसिलिटी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एम्बुलेंस है तो वो गरीब को कुछ होता है तो एम्बुलेंस वही जाएगा, अमीर को होता है तो फैसिलिटी सारी वही मिलेगी उसे। तो इस तरह का अब क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में भी हो गया, क्योंकि वह अब लोकतांत्रिक देश बन चुका था। और वो कब बना, 1994 में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब तो यहाँ पे माया की माँ ने सारी स्टोरी बता दी माया को। अब माया को भी समझ में आ गया कि पहले क्या होता था, अब क्या है। पहले लोकतांत्रिक देश हमारा नहीं था तो कैसी घटनाएं देखने के लिए मिलती थी, कहीं पे किसी पे गोली चला दी जाती थी, कहीं पे किसी पे कोई भाषा थोप दिया जाता था और सभी को अलग कहीं भी जगह में फेंक दिया जाता था कि आप लोग यहाँ रहो, उन्हें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। लेकिन जब हमारा देश लोकतांत्रिक हुआ तो आज माया को महसूस करती होगी कि आज हमारे पास कितनी फैसिलिटी है, जैसा कि आज हम लोग महसूस करते हैं कि हमारे देश में हम कितने सिक्योर हैं, एक समान अधिकार हम लोगों को मिला है, एक तरीके से हमारे साथ ट्रीट होता है, हम सब किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, हमारी इच्छा बस होनी चाहिए, हमारे में अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसी तरह माया ने भी सोचा कि पहले की क्या सिचुएशन थे और अब की क्या सिचुएशन है, दोनों में वो क्या डिफरेंस कर पाए। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है कि आखिर जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक देश होता है, आखिर उसमें जो लोगों की भागीदारी होती है, यानी कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, वो किस तरह से होता है। कि जब हमारा देश लोकतांत्रिक देश है तो हम लोग जो है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे लोकतांत्रिक बोलेंगे। तो इसमें तो हम लोग एक चीज कॉमन है जो हम लोग देख सकते हैं आए दिन, कि हमारे देश में हर साल क्या 5 साल के चुनाव होते हैं। एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जब सरकार अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेती है तो हमारे देश में चुनाव देखने के लिए मिलता है। तो ये चुनाव भी एक तरह से क्या है, लोगों की भागीदारी ही है। तो हम लोग सोचते हैं ना कि ये चुनाव क्यों होता है, तो ये हमारा देश लोकतंत्र है उसका ही एक हिस्सा है चुनाव, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। लोगों को निर्णय लेने का अधिकार है कि वो किसे अपने लिए चुनते हैं जो उनके लिए काम करे, उनके लिए निर्णय ले।
तो इसी के वजह से हमारे देश में वोट कराए जाते हैं और हम लोग वोट देकर क्या होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन्हें क्या भेजते हैं कि वो हमारे तरफ से सारे निर्णय को ले। और क्या जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो भी यह मानकर निर्णय लेते हैं कि वो लोगों की जरूरत के लिए ही भेजे गए हैं, वो लोगों की मांग को ध्यान में रखकर ही निर्णय सारे लेंगे और हम लोग इसके वजह से ही क्या वोट देकर उनको चुनकर भेजते हैं। तो एक तो हो गया चुनाव। तो इसमें लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव के थ्रू हम भागीदारी लेते हैं। उसमें से क्या होता है, बहुत सारे हम लोग क्या अखबारों में भी देखते होंगे कि एक चुनाव हो रहा है यहाँ पे। तो अभी भी हमारे देश में क्या अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो ये सारा लोकतंत्र का ही पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग भागीदार लेते हैं, जनता भागीदार लेती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू क्या है आप लोग देख सकते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र तो यहाँ पे किस तरह से काम होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग चलिए देखते हैं कि एक तो हो गया चुनाव जिसके थ्रू जनता भागीदारी बनती है, लोकतांत्रिक सरकार चुनती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जिसमें हम लोग भागीदार लेते हैं चुनाव के द्वारा। अब चुनाव के अलावे भी क्या है, अन्य तरीके भी हैं जिसमें हम लोग भागीदार लेते हैं, जिसमें हम लोग की भागीदारी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी सरकार, हमारे देश में ही देख लीजिए इंडिया में, अगर सरकार ने कोई कानून बनाया, अगर उसमें से जनता की सहमति नहीं है, जनता को पसंद नहीं आया, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपना विरोध जताते हैं। कहीं पे देखिए कोई धरना पे बैठा है, कहीं पे लोग जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं पे लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो इस तरह की भी भागीदारी को हम लोग लोकतांत्रिक देश में देख सकते हैं। तो ये भी जनता की भागीदारी को शो करती है। तो चुनाव जो है हमारे देश में, अगर चुनाव की बात करें तो हर 5 साल में क्या होती है, चुनाव एक बार होती है। अब वोट देकर हम लोग क्या करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं जो हमारे लिए निर्णय लेती है, जो नीतियां बनाती है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में हम लोग ही नीतियां बना रहे हैं, हम लोग ही निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि वोट देकर जो निर्णय ले रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, उन्हें वोट किसने दिया है, हम और आप, यानी कि भारत की जनता। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सरकार गलत कर रही है, हाँ, लेकिन उसमें से आधी से ज्यादा गलती क्या है, यहाँ की जनता की है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वोट देने के समय तो ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग किसे वोट दे रहे हैं। अगर जो अच्छा अच्छा बोला उस टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो, आजकल तो बहुत हो गया है कि दो पैसा दे दिया तो हम उसके साइड वोट दे देते हैं। तो हम लोग को अपने वोट की कद्र खुद नहीं है, तो हम लोग दूसरे को गलती देते हैं। हम लोगों को अपने वोट कभी भी बेचने नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास मात्र एक वोट का अधिकार होता है। और वो बहुत बड़ी बात है कि एक वोट भी है, जिसके वजह से क्या करते हैं, हम लोग उनको जाकर प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। तो हम लोगों को अपने वोट का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमें सही प्रतिनिधि भी मिलेंगे, और सही प्रतिनिधि मिलेंगे तो वो सही तरीके से निर्णय नीतियां भी बनाएंगे जो हमारे लिए अच्छे होंगे। तो इसलिए हम लोगों को अपने वोट की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि लालच में आए और किसी को भी वोट दे दिए। तो इस तरह से क्या होते हैं लोकतांत्रिक सरकार में, वो तो बात की बात है वो, लेकिन मेन लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में हम लोग, जनता के पास सारे अधिकार होते हैं, जनता ही उन्हें चुनकर भेजती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, लोकतांत्रिक जो देश है, उसमें जनता भागीदार लेती है, चुनाव के थ्रू लेती है। एक तो हड़ताल करने लगती है अगर कोई भी चीज पसंद नहीं आया, धरना देती है किसी भी तरीके से। तो इस तरह के जो जुलूस निकाल रही हैं, तो आप लोग जब भी आसपास, अपने आसपास देखेंगे कि कोई जुलूस जा रहा है, तो आप लोग एक बार सोचिएगा कि ये जुलूस आखिर किस मुद्दे पे निकली है, क्यों निकली है, इस पे कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जब आप लोग जानने का कोशिश करिएगा तो आप लोग को खुद पता चलेगा कि आखिर हमारी भागीदारी है तो किस किस प्रकार से होती है, किस तरह की बातों को हम अपने सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आखिर सरकार जो नीतियां बनाई है वो किस तरह की नीतियां हैं और इसका विरोध लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, बातें हम आस पास के ही अपने माहौल से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें क्या लिखा गया है, संपादक के नाम चिट्ठी। यानी कि एक संपादक है, उसके नाम पे एक चिट्ठी लिखा जा रहा है। तो ये कौन लिख रहे हैं, जनता ही, हमारे आप में से ही बीच में कोई जनता है जो लिख रहे हैं कि बहुत सारे। फिर यहाँ पे लिखा गया है पोस्टरों पर रोक लगे, यानी कि बहुत सारी ऐसी पोस्टर होती हैं जो हमारे, मान लीजिए कि हम रोड में जा रहे हैं, वहां पे कोई डायरेक्शन लिखा हुआ है कि आप दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, वहां पे कोई पोस्टर चिपका देता है, तो हम लोगों को क्या वो पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर किधर मुड़ना है। पता चला हम लोग गलत डायरेक्शन में चल गए।
तो उस तरह की जो हरकतें होती हैं उस पर रोक लगाने के लिए बोला गया है इसके थ्रू। तो कि ताकि ऐसा कुछ कानून बनाइए ताकि इस तरह की बातें ना हो, इससे जनता को प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे एक बात की गई है बाघ की संख्या से रिलेटेड, ध्यान आकर्षित किया गया सरकार को कि आप लोग इससे रिलेटेड काम कीजिए। आजकल बाघ की संख्या में बहुत गिरावट आ रही है और आप लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बाघ की संख्या में चोरी हो रहे हैं, जंगल चोरों से शिकार कर कर मार देते हैं और उनकी खाल बेचने के चक्कर में इसका बहुत बड़े मात्रा में शिकार हो रहा है। तो इस तरह की भी बातों को सरकार को ध्यान आकर्षित किया जाता है जनता के द्वारा, न्यूज़पेपर में लिख कर आर्टिकल आप लोग देखते हैं तो उसके थ्रू भी, और जिसमें भी क्या करती है सरकार आगे के काम को करती है। तो क्योंकि अगर बाघों की इस चोरी को नहीं रोका जाएगा क्या होगा, धीरे धीरे बाघ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और यानी कि हमारे पृथ्वी से एक चीज का खत्म होने का मतलब है कि उससे रिलेटेड आगे की चीजें भी क्या होगी, बर्बाद हो जाएंगी। फिर यहाँ पे देखिए एक एडवर्टाइजमेंट है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। तो ये भी एक तरह की सरकार को अपनी बात पहुंचाने का तरीका है कि सरकार जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, यानी कि जहाँ पे बाढ़ आया होगा वहां के लोगों को जो भी नुकसान हुआ होगा तो उसके लिए सरकार उन्हें क्या दे, मुआवजा दे। अभी भी देखते हो कि बहुत इलाके में बाढ़ आता है तो सरकार उनके लिए कितनी सुविधाएं करती है, उनके लिए खाना का, दवा का सारा अरेंजमेंट करती है, बाद में उनके लिए मुआवजा का भी व्यवस्था करती है। यहाँ पे देखिए इतनी लंबी लंबी लगी हुई लाइन, तो ये क्यों लगी हुई है, क्योंकि पानी की यहाँ पे कमी होगी और पानी आती होगी जिसके कारण लोग यहाँ भरने के लिए अपने अपने बर्तन लगा दिए हैं। तो इस तरह कार्टून के थ्रू भी सरकार के ध्यान को आकर्षित किया जाता है। तो क्या होता है कि बहुत तरीके हैं जिसमें जनता अपना पार्टिसिपेशन देती है और लोकतांत्रिक सरकार की यही खूबी है कि हमें क्या है, अपनी बातों को जनता, अपनी बातों को सरकार के पास रखने का मौका मिलता है, सरकार के पास रखने का अलाव है, ऐसे कानून है, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और सरकार भी क्या करती है, हमारी बातों को देखती है, हमारी बातों के अनुसार क्या कानून बनाती है, हमारी बातों के अनुसार क्या उस पर कार्रवाई करती है। तो इस तरह की बातें भी लोकतांत्रिक सरकार का ही रूप है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सरकार है उसने क्या किया, 2005 की बात बोली जा रही है कि वो बिजली का किराया बढ़ा दी। तो लोग क्या किए, बहुत अभियान करने लगे, हड़ताल करने लगे कि नहीं ये हम लोगों के लिए गलत है, हम लोग इतना नहीं दे पाएंगे, आप इसमें कमी कीजिए। तो क्या कि जब बहुत सारी हड़तालें हुई, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो सरकार को क्या करना पड़ा, उनकी बातों को मानना पड़ा, क्योंकि लोग इससे खुश नहीं थे और लोगों के लिए ही सरकार बनी है, लोगों के लिए ही काम करने के लिए सरकार बनी है। तो जब लोग के लिए ही काम वो सही नहीं हो तो सरकार को मानना पड़ता है, और अगर ये काम न्याय संगत नहीं है तो उसे बदलना भी पड़ता है। यानी कि अगर कानून के खिलाफ अगर कोई भी काम सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि जो भी काम सरकार करती है, जो भी काम हम लोग करते हैं, ये सारे हमारे संविधान में मेंशन है और हमें संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे उसी तरह हम लोग टेलीविजन के थ्रू भी क्या करते हैं, यानी कि टीवी, जिसे हम लोग बोलते हैं, अखबार हो गया, कोई भी पत्रिका हो गई, तो ये सारे के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को, कोई भी मुद्दा हो गया उसे सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ पे देखिए एक आप लोग क्या है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस तरह की भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में भी क्या है कि जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि जहां यह सच है कि लोकतांत्रिक लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोग क्या है, यह मौका नहीं मिल पाता है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में तो ये बात सही है कि सभी लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन ये भी बात सही है कि मौका मिलता है लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, उन्हें अपने लिए आवाज उठानी पड़ती है, उन्हें अपने लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। जिसमें से कुछ जो लोग हैं उनमें से दलित हो गए, आदिवासी हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, महिलाएं हो गए और अन्य भी जो लोग हैं जिनको सही से नहीं मिल रहा है अधिकार, वो लोग अपने अधिकारों के लिए क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, जुलूस कर निकाल देते हैं या हड़ताल करते हैं। तो ये सारे तरीके अपनाकर क्या करते हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि सरकार उनको भी क्या दे, एक तरीके से अधिकार दे, एक तरीके से ट्रीटमेंट करे और उनके लिए भी अच्छी अच्छी बातें
ताकि वे भी आगे बढ़ सके, वे भी शिक्षा ग्रहण कर सके, इस तरह की चीजें जो तो हम लोगों के देश में इस तरह की जो बातें हैं वो आप लोग क्या है बहुत हद तक अभी कम देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे देश में सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को यहाँ अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश में भी आप लोगों को आए दिन आप लोगों को देखने, जिसमें से एक बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें आप लोग को आए दिन देखिएगा लाखों विद्यार्थी अपना हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों को बनाने के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। तो हर देश में क्या होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि आप बोले तो सरकार एक बार में सुन गई। आप लोग को उसके लिए लंबे समय तक टिकना पड़ता है, लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। तो अब इसी तरह में हम लोग इतने सारे विवाद जो होते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट जो होते हैं, तो उसका आखिर समाधान की बात यहाँ की जा रही है कि आखिर ये विवादों का समाधान क्या मतलब है इसका। तो जैसा कि हम लोग माया की कहानी में पढ़े, तो उसमें भी क्या था, एक भाषा का दूसरे भाषा पे जो थोपा जा रहा था, उसके वजह से जितने भी विवाद हो रहे थे, आखिर उसे समय लगा, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और फिर क्या किया गया, दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। तो इसी तरह से क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं। पुलिस भी कभी कभी क्या करती है कि लोगों पे एकदम अंधाधुंध लाठियां बरसाती है। तो कभी कभी लोग भी बहुत हिंसात्मक हो जाते हैं, लोग भी पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो इस तरह की आप लोगों को क्या विवाद के थ्रू ये सारे चीज कंडीशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ा जब विवाद होता है तो अहम भूमिका कौन निभाते हैं, पुलिस निभाती है, क्योंकि उनके उनके अनुसार ही क्या होता है, उन्हें ही कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले भेजा जाता है कि वहां पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले कौन तैनात होती है, पुलिस तैनात होती है। तो इसलिए यहाँ पे पुलिस की क्या होती है, बहुत अहम भूमिका होती है। और ऐसे में बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, कोई धर्म को लेकर, कोई क्षेत्र को लेकर, कोई भी संस्कृति को लेकर, जिसमें क्या करते हैं लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो क्या होता है, इसके बीच में विवाद हो जा सकता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए हमारे क्षेत्र में एक गांव है या एक शहर है, उस क्षेत्र में अगर दुर्गा पूजा होता है या तो कोई और त्योहार मनाया जाता है, तो इसमें जुलूस निकलने के लिए क्या होता है, हर एक समूह को लाया जाता है, उनमें बातचीत की जाती है कि आपके आपके एरिया से जुलूस जाएगा और आप लोग क्या है अच्छे से सबको साथ देंगे। तो अगर ये मान लीजिए अगर एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, अपने अपने जुलूस निकालते हैं। तो जब तक एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ अच्छा तरीके से समझदारी से हम लोग काम नहीं लेंगे, एक दूसरे के साथ अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे का, तो हम लोग क्या कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग आपसी में एक दूसरे में क्या करें, अच्छे तरीके से रहें, मिल कर रहें। अगर उनका कोई फंक्शन है तो हम लोग सपोर्ट करें, अगर किन्हीं और का फंक्शन है तो वो लोग हमके सपोर्ट, मतलब अगर एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति सपोर्ट अगर बना रहेगा तो क्या है, हम लोग अपने धर्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, हर त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। अगर उनके त्योहार पे हम मिलजुल कर मनाए, वो हमारे त्योहार में मनाए, तो इससे क्या होता है, हमारे देश में एक शांति का माहौल भी बना रहता है। तो वही आप लोगों को इसमें बताया गया है बुक में कि किस तरह से लोगों में भेदभाव क्यों बढ़ जाता है, लोग क्यों हिंसात्मक हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं एक दूसरे से क्यों इतने मतलब झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे पे गोलियां बरसाई जाती है, एक दूसरे पे पत्थरबाजी की जाती है। तो ये सारे मुद्दे उठेंगे ही नहीं अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या किया गया है, एक आप लोगों को मुद्दा बताया गया है जो कि बहुत सारे जैसे क्या होते हैं कि हमारे समाज में कुछ भी विवाद हुए तो उसमें सरकार की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि सरकार जो है वो कोई भी काम करती है तो संविधान में जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही करती है। तो सरकार पहले से ही रूल रेगुलेशन बना देती है कि अगर ये काम होगा तो हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो उस तरह के कानून भी सरकार पास करती है ताकि ऐसा विवाद ना हो और इन विवादों को सुलझाया जा सके। तो इस तरह का सरकार की भी अहम भूमिका होती है कि सरकार हमारे बारे में इतना सोचती है और हमारे लिए इतना कानून बनाती है, और इनडायरेक्ट वे में क्या है, वो हम ही
सरकार को चुने हैं तो वो हमारे लिए ही कानून बनाएगी, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने देश को अच्छे से शांति से रख पाएंगे तो उसमें हमारे जितने भी लोग हैं वो ही शांति से आराम से रह पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे नदी को लेकर भी विवाद हो जाते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में। आप लोग देखिएगा नदी पर भी कई विवाद आए हैं, उसमें से एक मुख्य विवाद क्या है, कावेरी नदी का है। तो कावेरी जो नदी है इसका विवाद किनके किनके बीच में होता है, एक कर्नाटक राज्य है और एक तमिलनाडु राज्य है। तो दो राज्य जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, तो दोनों के बीच में कावेरी नदी को लेकर हमेशा आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी देखिएगा कि आए दिन आप लोगों को चर्चा में रहेगा कि कावेरी नदी का पानी नहीं रोक दिया गया है, पानी कम आ रहा है। तो इस तरह का विवाद दो राज्यों के बीच में होता है। तो सबसे पहले तो ये विवाद को हम लोग जान लेते हैं, आखिर ये विवाद क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कावेरी नदी का जो विवाद हम लोगों के देश में चलता है, इसे भी सरकार क्या करती है, सुलझाने का प्रयत्न करती है। तो इसमें क्या होता है कि कर्नाटक जो राज्य है उसमें एक बांध है जिसका नाम है कृष्णा राजा सागर बांध। उसमें क्या हुआ है, उसमें बना हुआ है कर्नाटक में कृष्ण राजा सागर बांध, और वहां पे पानी है जो कि सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह पे इस पानी को क्या किया जाता है, बेंगलुरु शहर में भी भेजा जाता है ताकि उनके वहां के लोग हैं जो रहते हैं उनकी जरूरत को पूरा किया जा सके। अब तो ये हो गया कर्नाटक के लिए, जो कर्नाटक में जो कावेरी पानी का यूज होता है। अब तमिलनाडु में भी एक बांध है जिसका नाम है मेटूर बांध। तो इसमें जो है वो पानी जो रहता है उसमें क्या होता है, वहां राज्य के जो डेल्टा क्षेत्र है जहाँ पे पानी अच्छी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं, वहां इसी नदी के पानी से क्या किया जाता है, वहां के लोग सिंचाई करते हैं। अब दोनों लोग क्या है इस पानी को यूज करते हैं, एक हो गया कर्नाटक के लोग और एक हो गया तमिलनाडु के लोग। और कर्नाटक में कौन सा बांध है, कृष्णा राजा सागर बांध, और तमिलनाडु में कौन सा बांध है, मेटूर बांध। तो कर्नाटक का जो बांध है वो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया है कावेरी नदी, यानी कि ये है हमारा कावेरी नदी। तो इसका पानी कहाँ कहाँ जाता है, दोनों के बीच में बटा हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो यहाँ पे बोला जाता है कि दोनों जो बांध हैं एक ही नदी पे बने हुए हैं, यानी कि दोनों बांध यानी कौन, कृष्ण राजा सागर बांध जो कर्नाटक का है और मेटूर बांध जो कहाँ की है, तमिलनाडु की है। तो दोनों बांध जो है एक नदी में बना हुआ है। मान लीजिए हम लोग ये नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बना हुआ है ये कर्नाटक का बांध बना दिए हैं, और यहाँ ये नीचे वाला इलाका है यहाँ पे हम लोग मेटूर बांध बना दिए। तो यहाँ पे जो पानी आएगा तो इसको सारा क्या ये बांध क्या करता है, रोक कर रखता है। तो यहाँ पे सारा पानी का यूज कर्नाटक वाले लोग करेंगे, और जब छोड़ेगा तो इधर जो पानी आएगा उसका सारा यूज कौन करेगी, तमिलनाडु वाले लोग करेंगे। तो जब ये पानी जो है दोनों के बीच में कब विवाद हो जाता है, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि यहाँ से पानी जो है तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत कम छोड़ा जाता है। तो इसके वजह से विवाद होता था कि हमारे तक पानी आ ही नहीं पाती है तो हम लोग कैसे क्या करें। तो इसके वजह से क्या की सरकार को आना पड़ा बीच में कि आखिर ये दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो शांति से रहना चाहिए, तो झगड़ा आखिर किस मुद्दे पे हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, और दोनों चाहते हैं कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से पानी मिले। तो इस तरह से क्या होता है कि जब दोनों के बीच में पानी का भरपूर नहीं हो पाता है एक दूसरे के साथ, इन्हें कम पानी मिल रहा है तो ये उत्पन्न कर देंगे विवाद, और इनके द्वारा अगर उत्पन्न किया गया तो इधर से भी विवाद होने लगता है कर्नाटक तरफ से। तो दोनों का जब विवाद होता है तब यहाँ पे राष्ट्रीय सरकार का रोल आता है, यानी कि जो हमारा केंद्र सरकार है उन्हें कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों जो राज्य है उनके बीच में पानी का सही से बंटवारा कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में ये लोग क्या करे, झगड़ा नहीं करे। तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उसमें भी सरकार की क्या होती है, अहम भूमिका होती है, ताकि ये सारे जो मामले उसे एक नियम के थ्रू एक कानून बनाकर दोनों के बीच में जो भी मामला है उसे अच्छे से सॉल्व किया जा सके। अब हमारा लोकतांत्रिक सरकार में तो सरकार का रोल देख लिए, लोगों का रोल देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से सरकार को चुनते हैं, कैसे सरकारों के द्वारा काम करवाते हैं, कैसे सरकार हमारे लिए काम करती है, ये सारे चीजें हम लोग देख लिए। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें समानता और न्याय जो है वो अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि समानता और न्याय जो दो वर्ड है उसे हम लोग अगर चाहे
तो एक दूसरे से अलग कर दें कि समानता अलग जगह हो जाए, न्याय अलग जगह हो जाए। यानी कि हम हमारे देश में समानता लागू कर देते हैं, न्याय नहीं लागू करेंगे, न्याय लागू कर देते हैं, समानता नहीं लागू करेंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय और समानता एक दूसरे से ही जुड़ा है। अगर हम एक को भी नहीं लागू करेंगे तो पूरी तरह से समानता नहीं लागू हो पाएगी। अगर हम न्याय को नहीं किए तो, अगर हम न्याय को कर दे, समानता नहीं करे, तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। तो लोकतांत्रिक जो सरकार है वो दोनों को साथ साथ लेकर चलती है, क्योंकि ये दूसरे को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग इसके पहले इस क्लास में हम लोग क्या किए थे, भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़े थे, उनकी स्टोरी पढ़े थे कि कैसे उन दलित परिवार से आते थे तो उनको कैसे छुआछूत का सामना करना पड़ा था, फिर किस प्रकार से इसमें कितने विरोध किए, इनमें लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर उनको ये सारे अधिकार हम लोगों को संविधान में दिया गया। तो हमारे संविधान में भी क्या है, छुआछूत की जो प्रथा थी पहले, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और इसे कानून बनाकर रोक लगा दी गई है। क्योंकि पहले होता था क्या, छुआछूत रहने से दलित परिवार जो लोग होते थे उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता था, अच्छी यातायात यानी कि ट्रैवल करने के साधन नहीं मिल पाते थे। तो ये सारे चीजें से उन्हें क्या किया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विविधता के बारे में। तो और उसके बाद क्या होता, पहले क्या होता था कि लोगों को मंदिर तक में घुसने का अलाउ नहीं था, कि आप दलित हो आप नहीं घुस सकते, आप नीची जाति के हो आप मंदिर में नहीं आ सकते, मंदिर में सिर्फ ऊंची जाति के ही लोग आएंगे। तो इस तरह की बातें हम लोग पढ़ चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जब हम लोग इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने जब पढ़ा था। तो तो इसमें क्या है, ये जो छुआछूत की जो प्रथा थी वो एक अमानवीय प्रथा थी। यानी कि क्या थी, ये बहुत मतलब खराब प्रथा थी। इसमें क्या, लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था, लोग क्या अपने ही एक छोटे से क्षेत्र में ही रहकर अपने जिंदगी को पूरा व्यतीत कर देते थे, लोग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। हम लोगों को क्या बोला जाता है कि हम लोगों को एक इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए, तो इनके साथ इंसानों की तरह भी व्यवहार नहीं किया जाता था, जिसके कारण इसको अमानवीय बोला गया है। तो क्या होता था, लोगों को बराबर का अधिकार नहीं था, लड़के लड़कियों में भेद किया जाता था। आज पहले देखा जाता तो लड़कों को ज्यादा फैसिलिटी दी जाती थी, लड़कियों को कम फैसिलिटी दी जाती थी। लड़के को घर में बहुत मान आदर किया जाता था, लड़कियों को क्या उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो ये सारी जो धारणा बना के रखे थे, इन सभी को क्या किया, आज तोड़ा गया है। आज सभी लड़के लड़की एक बराबर है, जितना इम्पोर्टेंस लड़कियों को दिया जाता है उतना इम्पोर्टेंस लड़कों को भी दिया जाता है। कहीं कहीं ऐसा होगा अभी भी कि नहीं दिया जाता होगा, लेकिन बहुत हद तक ये चीजें कम हो चुकी है। तो इस तरह की बात में तो सरकार क्या की, तो जब सरकार सोची कि जब लड़के और लड़के, तो सरकार के द्वारा क्या किया गया, ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल बनाए गए, ऐसे बहुत सारे कॉलेज बनाए गए जिसमें लड़कियों की फीस को क्या कर दिया गया, ना के बराबर, यानी कि पूरी तरह से कहीं कहीं खत्म कर दिया कि अगर लड़कियां पढ़ेगी तो कोई भी फीस नहीं लगेगा, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, लड़कियां फ्री में पढ़ सकती है। और तो इस तरह से क्या हुआ, घर में माँ बाप को लगा कि नहीं, जब पैसा लग ही नहीं रहा है तो क्या है, इंडिया के लोग तो ऐसे भी फ्री में क्या सब चीज खोजते हैं कि हमको फ्री में ही मिल जाए। तो जब पढ़ाई का बात आया तो लड़कों में जब पैसा लग रहा था तो उसमें क्या हुआ, लड़कियों की बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी बोले कि अब पैसा नहीं लग रहा है, घर की कंडीशन नहीं अच्छी है, फिर भी क्या किए, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा था तो लड़कियों को क्या किए, भेजने लगे स्कूल कॉलेज के, जाओ पढ़ो तुम लोग। क्योंकि अगर पैसा रखता तो क्या करते, लोग बोलते कि खाने के लिए तो पैसा ही नहीं है, स्कूल में कहाँ से देंगे दो दो बच्चे। और लड़कों को तो प्रायोरिटी दी जाती थी, तो लड़कों को पढ़ना आना जरूरी था, क्योंकि माना जाता था कि लड़के ही आगे घर का सारा जिम्मेदारी उठाते हैं। तो इस तरह से ये चीजों को बदलने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाई। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, और बहुत सारे क्या करती है सरकार, बहुत सारे स्कॉलरशिप भी देती हैं लड़कियों को, ताकि वो आगे पढ़ सके आगे बढ़ सके। तो इस तरह का सरकार के द्वारा बहुत सारा कदम भी उठाया गया है, ताकि लड़कियां भी लड़कों के बराबर आके पढ़ाई लिखाई कर सके, जो कि पहले नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने के लिए भेजते थे। तो इस तरह की बात हम लोग यहाँ पे समझ गए कि आखिर लोकतांत्रिक जो सरकार थी वो क्या थी, लोकतांत्रिक सरकार किसे बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, अगर हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं होता तो हमारी हालत कैसे होती। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देखे दक्षिण अफ्रीका के बारे में,
तो और बाकी इसमें हम लोगों ने माया की स्टोरी के थ्रू भी समझा कि कैसे हालत थे जब लोकतांत्रिक देश नहीं बना था। तो ऐसा हर देश के साथ हो सकता है कि लोकतांत्रिक नहीं है तो उनके सिटीजन जो है वहां के रहने वाले उनके साथ भी भेदभाव हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को खत्म किया गया और सरकार की भी इसमें अहम भूमिका है। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों की अहम भूमिका है तो लोग भी अपने तरीके से भागीदार बनते हैं, अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो सरकार भी क्या करती है, अच्छी तरीके से अपने कामों को करती है, जिसके कारण एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छे बन पाती है। तो ये चैप्टर हमारे इसी से रिलेटेड था जो कि अभी यहाँ पे खत्म होता है। ये सारे चैप्टर के बारे में मैंने आप लोग को एक एक चीज को पढ़ा दिया। तो एक आप लोगों के वर्क है जिसमें यहाँ लिखा है कि आपके अनुसार फीस घटा देने से, यानी कि अगर हम कोई भी स्कूल है कोई भी कॉलेज है वहां पे फीस घटा देते हैं यानी कम कर देते हैं तो लड़कियों को स्कूल जाने में मदद कैसे मिलेगी। तो ये आप लोग को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि अगर हम अपने अपने सोच के बताइएगा आपके दिमाग में क्या आता है। जो आता है आप लोग बता सकते हैं कि अगर हम फीस घटा दिए तो लड़कियों को स्कूल जाने में आखिर कैसे मदद हुई, कि फीस घटा तो लड़कियां स्कूल जाने कैसे लगी। नेक्स्ट है कि किसी के साथ कोई भेदभाव होता देखा है। अगर आप लोग अपने लाइफ का कोई भी स्टोरी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आप लोग अभी तक में कोई ऐसा देखे हैं जिसके साथ भेदभाव किया जाता हो लड़का लड़की में, या किसी तरह का उनके रंग के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर। तो आप लोग ऐसा एग्जाम्पल को भी बता सकते हैं और इस स्थिति में आपने उसकी मदद की। तो इसमें आप लोग अगर ऐसा देखते हैं तो क्या आप लोग उसकी मदद किए थे, और जब आप अगर मान लीजिए आप लोग उसकी मदद किए भी थे तो और जो लोग थे वो आपके साथ थे, यानी कि आपसे सहमत थे, आपसे एग्री थे। तो जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया। तो अगर आपके साथ ऐसा देखा होगा तो भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसमें अपना रोल निभाए होंगे कि हाँ अगर कहीं भेदभाव देखे तो आप उसके लिए आवाज उठाएं, आप उसकी हेल्प किए, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आप लोगों के साथ होता है, क्या आप दूसरे के साथ देखें या आपके साथ खुद ऐसा हुआ हो। तो इस चीज के बारे में आप लोग पूरी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि चैप्टर 4 होगा, जिस चैप्टर 5, ये तो हमारा चैप्टर 4 था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या मेन तत्व थे, कैसे लोग पार्टिसिपेट करते थे, क्या उनकी भूमिका थी, क्या सरकार की भूमिका थी, कोई प्रॉब्लम होता है तो सरकार कैसे उसको हैंडल करती है। तो ये सारा चैप्टर 4 हम लोग खत्म कर चुके हैं आज। तो नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो आएगा वो चैप्टर 5 का आएगा, जिसमें हम लोग अच्छे से और देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा सेशन, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे आप लोगों को फटाफट अगर आप लोग को कंप्लीट करना है तो मेरे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्योंकि जब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो और आप लोग अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो इस बुक को समझने में, क्या क्या चैप्टर है मैं बहुत डिटेल से बता रही हूँ आप लोग को जितना मैं कर सकती हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ इसमें लग रहा है कि और सुधार की जरूरत है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं अभी तक जुड़े हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को इसका आंसर जो भी क्वेश्चन है पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग को डेली वहां पे कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर मुझे पर्सनल मैसेज करना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ने में इस चैप्टर को रिलेटेड या ये इस बुक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। सो यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।